हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए, उस दिन आपको याद होगा कि शेक्सपियर की सीरीज़ चल रही थी जो आपको पसंद भी आई है, तो मैं उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू जो है वो करना चाहूँगी। और ये नटशल सीरीज़ हमारी चल रही है, लोगों को सही भी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है भी ये। तो मैं इसको जो है 3 पार्ट्स में कवर करूँगी, जो शेक्सपियर वाले क्वेश्चंस हैं। और करने को तो मैं इसको एक ही दिन में भी कर सकती हूँ, मगर वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, छोटा सा सेशन रहता है मेरा। तो इसमें जो है आप ये देखिए, ये इंसान मैं ही हूँ। और फ़ोटो तो मेरी अच्छी आई है वैसे, इसमें सामने से पतला सा मुंह आया है, वैसे ऐसा वो तो देख रहे हैं कैसा मुंह है मेरा। खैर, आज मैं आप लोगों को, जो हमारे स्टार्स हैं ये आप देख ही रहे हैं, ये हमारे बेसिकली आज ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हुए हुए हैं। इनकी फ़ोटो मैंने आपको दिखा भी रखी है। ये बीपीएससी में है, ये जो है ये एमपी में है, और ये एचपीएससी में, ये हरियाणा का जो है, जो टीजीटी में सेलेक्ट हुए हुए हैं। ये केवीएस की ऑल इंडिया 13th रैंक होल्डर जो है पीजीटी में है। और ये भी जो है ये बीपीएससी की 2nd रैंक होल्डर है। सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन देखो, मैंने आज जो हाईलाइट करा हुआ है ना, वो हाईलाइट करा हुआ है रुचि को। ये फोटो आप रुचि की देख रहे हैं, ये मेरी स्टूडेंट जो है, ये बीपी रुचि, ये तेरे लिए है। और रुचि की फोटो, रुचि का नाम लिखा हुआ है इसमें। कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसे कहते हैं ना कि संघर्षों से तपकर जो है तभी सोना जो है कुंदन बनता है, ये वो है। मतलब इसकी लाइफ स्टोरी जो है बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एंड शी इज़ वन ऑफ दोज जो किसी भी ऑड से ऑड सर्कमस्टांसेस में जिसने ये ठान लिया है कि बस निरंतर चलते रहना है और कभी हार नहीं माननी है। एंड दैट इज रुचि। रुचि जो है वो आप सभी के लिए एक मतलब मैं ये मानती हूँ, मैं उसको खुद को ये मानती हूँ कि जब कभी मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी परिस्थिति में होती हूँ कि जब मैं लगता है कि यार कि ये चीज़ें बड़ी परेशान करने वाली हैं, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि जो रुचि के बारे में सोचती हूँ, और देन मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं है। तो रुचि जो है बहुत ऑड सर्कमस्टांसेस से निकल के रुचि बीपीएससी में सेलेक्टेड है जूनियर में। और जो है रुचि जो है वो अभी अभी मतलब रुचि जो है बहुत ही होनहार, और अभी जो है जॉब कर रही है इसमें, जो बिहार में। और उसमें भी देखिए कई सिचुएशन जो होती हैं, कई बार होता है अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, कितनी सारी जो है चीज़ें झेलनी पड़ती है, बट शी नेवर कंप्लेन्स अबाउट एनीथिंग। तो बहुत ही जो है मैं रुचि को ये शी इज़ वन ऑफ माई स्टार्स। और बाकी तो जो हैं वो सारे बच्चे जो हैं मेरे ही हैं, सिलेक्ट हुए हुए बच्चे हैं। मगर ये आज इसकी फ़ोटो जो है लगाने का एक ही रीज़न था कि कभी इसकी कहानी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। और जो है मतलब कभी इसकी कहानी ऐसे नहीं कि मतलब मेरी मोटिवेशन के उसमें कि भाई ऑड सर्कमस्टांसेस में भी इंसान जो है वो किस तरीके से अपने लक्ष्य को पा सकता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब देखिए, पहले ऐसा है कि एचपीएससी की क्लासेस हैं जो आप लोगों के लिए, अभी एचपीएससी का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है। ये वीडियो बैच है। वीडियो बैच एचपीएससी के हिसाब से है, पीडीएफ नोट्स हैं नॉन प्रिंटेबल। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 अभी फॉर्म नहीं आया है, मगर जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, जूनियर से लेकर पीजीटी लेवल तक की तैयारी इसमें कराई जा रही है। इसमें ग्रामर जो है वो वीडियो फॉर्म में है, जिसको पढ़नी हो ग्रामर न पढ़ो, नहीं पढ़नी मत पढ़ो। जो इसका फीस है वो सेम रहेगी। और लिटरेचर इसका रोज लाइव होता है। इसके भी नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में है, नॉन प्रिंटेबल है। इसके बाद ये यूपीटीजीटी के बैचेस हैं। ये वीडियो बैच है यूपीटीजीटी का, इसमें नोट्स आपके घर पर आएंगे। और ये वीडियो बैच है। और इसके अलावा DSSB का भी वीडियो बैच है, इसके नोट्स भी आपके घर पर आएंगे। और चलो अब मुझे स्टार्ट करना है विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस। मैंने 19 क्वेश्चंस तक करे थे, अब मुझे जो है वो क्वेश्चंस करने हैं 20 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगी इसको। तो मैंने 19 तक करे थे आई थिंक, है ना। और अब मैं यहाँ से 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। और मैं अब आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन के ऑप्शन दिखाती हूँ, जवाब तो यार आपको ही देना है ना। विच प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थीम ऑफ जेलसी फीचरिंग कैरेक्टर्स लाइक लियोनिटीज एंड हर्मियोने। भाई बताओ, जेलसी जो है इसमें जेलसी है।
तो विंटर्स टेल, सिम्बलीन, लव लेबर लॉस्ट, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर। बताओ भाई किसमें जेलसी की फीलिंग है कि इसमें जो है ये है विंटर्स टेल। आपको याद होगा कि इसका आंसर बिल्कुल सही आपने दिया, विंटर्स टेल। ये है क्या? ये रोमांस है भाई, शेक्सपियर का रोमांस है। इसको कहा जाता है ट्रेजी कॉमेडीज जो है ये कहा जाता है। और विंटर्स टेल आप ये देखिए कि ये जो विंटर्स टेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंटर्स टेल? इसके टाइटल का मीनिंग क्या है? इसके टाइटल का मीनिंग है कि जो ठंड के समय दादी नानी जो कहानी सुनाती हैं तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, विंटर्स टेल जो है वो कहा जाता है। तो इसमें शेक्सपियर ने एक टाइम गैप भी दिखाया है विंटर्स टेल में, एक पर्डीटा का, और जो है उसमें उसका टाइम गैप भी जो है वो दिखाया गया है। तो ये एक ट्रेजी कॉमेडी है दैट इज। अच्छा, और इसके अलावा जो शेक्सपियर की सबसे खूबसूरत और वर्चुअस हीरोइंस में से मानी जाती है वो इमोजेन जो है मांगी जाती है सिम्बलीन की। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द शिपरैक्ड सॉर्सरर इन टेम्पेस्ट? देखो भाई टेम्पेस्ट जो है, अब आपको मैं टेम्पेस्ट के बारे में अलग अलग पॉइंट्स अगर बताऊं तो भाई बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और आपको जानने भी चाहिए। आपको पता है टेम्पेस्ट के बारे में सबसे पहले बात, जब टेम्पेस्ट आया था तो शेक्सपियर ने तो, वो शेक्सपियर का तो लास्ट प्ले है, वैसे तो कहते हैं उसके बाद भी शेक्सपियर जैसे टू नोबल किंग्समैन वगैरह है, लेकिन शेक्सपियर ने क्या ये लास्ट प्ले है। ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। इसमें कॉलोनियल जो कॉलोनाइजेशन की थीम है, जब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आया, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आया, तो उसमें एक ब्लैक राइटर ने टेम्पेस्ट के बारे में ही लिखा था। उनका नाम था एम सिजेयर, और एम सिजेयर ने टेम्पेस्ट को इंग्लिश में अ टेम्पेस्ट जो है लिखा था 1985 में कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उनका ये मानना था कि कैलिबान जो है वो जो गाली देता है प्रॉस्पिरो को बिल्कुल सही देता है। उसके आइलैंड पर आकर कब्जा कर लिया, सही बात है, तुम किसी के घर में जाकर कब्जा कर लो और फिर उसको अपने हिसाब से नचाओ। तो शिपरैक्ड सॉर्सरर जो है टेम्पेस्ट का, उसका नाम क्या है, प्रॉस्पिरो, ड्यूक ऑफ मिलान भी है। और जो है ये जो प्रॉस्पिरो है, इसमें जो थीम मैंने अभी आपको बताई अगर आप देखें तो इसमें कॉलोनाइजेशन की थीम है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1985 में एम सिजेयर ने, ब्लैक राइटर ने, अ टेम्पेस्ट को पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ DSSB एग्जाम्स वगैरह के लिए जो है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, कॉलोनाइजेशन की थीम है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और जो इसमें एपीग्राफ है, वो तो एपीग्राफ कह रही हूँ, जो एपीलोग है वो तो ऐसा ही लगता है जैसे शेक्सपियर ही बोल रहे हैं प्रॉस्पिरो की फॉर्म में। हु इज द फूल इन किंग लियर नोन फॉर हिज विटी एंड पॉइग्नेंट रिमार्क्स? भाई देखो ऐसा है कि हमें ना ज्ञान देने की बहुत आदत है, हम ज्ञान देते रहते हैं, सामने वाले को लेना हो नहीं लेना हो मगर हम देते रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है कि एक चीज में तो चार चीज बताते चलो। अभी मैं हिस्ट्री सीरीज मेरी चल रही है, मैंने कहा इसको कंप्लीट करके आगे तभी बढ़ूं। हु इज द फूल इन, कई लोगों को ये भी लगता है कि इनका जो है ना ऑर्गेनाइज तो है नहीं। तो भाई बात ये होती है कि मेरा मानना ये है, देखो भाई मैं जो है ना, मैं अभी रह रही हूँ पोस्ट मॉडर्न एज में रह रही हूँ। जब हमारा जो विचार हैं वो लीनियर नहीं होते तो सीरीज लीनियर कैसे हो सकती है? मेरी फ्रेगमेंटेड सीरीज रहती है, फिर भी मैं सीरीज अभी अपनी चला रही हूँ, नटशल सीरीज ही चला रही हूँ, इसमें हिस्ट्री है, क्वेश्चंस ले रही हूँ, उसके बाद है, लेकिन कब ये कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो हु इज द फूल इन किंग लियर नोन फॉर हिज विटी एंड पॉइग्नेंट रिमार्क्स? केंट, ग्लाउसेस्टर, फूल, कॉर्डिलिया। देखो भाई बात यह है कि किंग लियर में जो सबसे समझदार कैरेक्टर है आयरॉनिकली दैट इज फूल, जो क्लियर को कहता है नंकल तुम तो बूढ़े होने से पहले ही बूढ़े हो गए हो। तो जो फूल है उसका नाम भी क्या है, फूल ही है वो। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर पोर्शिया हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मेल lawyer to save Antonio? The Merchant of Venice, Julius Caesar, Twelfth Night, Much Ado About Nothing। तो भाई बात ये है कि पोर्शिया का कैरेक्टर जो है, देखो भाई ये प्ले कौन सा है, दैट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है ये किससे प्रभावित होकर लिखा गया है? ये मार्लो के प्ले
तो जियो ऑफ माल्टा से प्रभावित, ब्रबास है ना उसमें, जियो ऑफ माल्टा में। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से पहले जब शेक्सपियर ने इसको लिखा था तो इसको उन्होंने जो है वो कॉमेडी माना था, लेकिन बाद में ना इसको ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस नहीं है इसको, ये अंदर उसको डार्क कॉमेडी कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यूज के साथ बहुत बुरा बर्ताव करा गया। अब ऐसे करना नहीं चाहिए ना भाई, देखो सभी लोग इंसान होते हैं। अब एंटी सेमिटिज्म जो है वो इसमें पाया गया है, ज्यूज के खिलाफ बहुत कुछ बुरा बुरा बोला गया, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए भी बोला गया है। तो एंटी सेमिटिज्म तो भाई इसमें है, शेक्सपियर ने इसमें एंटी सेमिटिज्म तो दिखाया है। तो ये है, दैट इज पोर्शिया, जो इसमें मेल कैरेक्टर के रूप में आती है। और इसमें जो डिवाइस यूज हुई है वो है क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब है जिसमें लड़के लड़कियों के वेशभूषा में या लड़कियां लड़कों की वेशभूषा में होती हैं, वेशभूषा में नहीं, उनके डिस्गाइज में होती हैं। Who are the two households between which there is an ancient grudge in Romeo and Juliet? देखो भाई, रोमियो एंड जूलियट जो है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्ले है, कॉलेजेस वगैरह में किया जाने वाला। इवन व्हेन समवन इज इन लव, तो वो रोमियो तो जो वर्ड है वो डिक्शनरी में भी यूज हुआ है कि आशिक के लिए रोमियो यूज किया जाता है। तो शेक्सपियर ने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज किए हैं। और रोमियो एंड जूलियट जो है एक ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, मतलब प्रेम के लिए मर गए। तो इसमें जो आपको अगर पता हो, कीट्स की जो पोएम है वो रोमियो एंड जूलियट से प्रभावित होकर लिखी गई है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है ना वो इसी से प्रभावित होकर लिखी गई है। मुझे तो लगता है हर प्रेम कहानी जिसका दुखद अंत होता है वो रोमियो एंड जूलियट से ही प्रभावित होकर लिखी जाती है। तो इसमें है जो वो वो जो घराने हैं, मॉन्टेग एंड कैपुलेट, मॉन्टेग एंड कैपुलेट। अच्छा, और ये जो थीम है ना रोमियो एंड जूलियट की, ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, थीम है इसकी, फोरशैडोइंग थीम है, स्टार क्रॉस्ड लवर्स यूज करा गया है कि भाई, और ऐसा होता है ना कि ऑपोजिट, मतलब जब राजघरानों में दुश्मनी है तब भी प्यार उनके बच्चों को होता है और वो भुगतना भी उन्हीं को पड़ता है। इन हैमलेट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट हैमलेट स्टेजेस टू कैच किंग क्लॉडियस गिल्ट? तो ये देखिए, द मर्डर ऑफ गोंजागो, द टेम्पेस्ट, ऑथलो, किंग लियर। तो भाई आप लोगों ने हैमलेट सभी ने पढ़ रखा है। अब आप में से कितनों ने देख भी रखा? अगर आप देखें तो आपको हैमलेट जो है ना वो एक अपने आप में एक जो है प्ले है। हैमलेट शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो हर समय वो सोचता ज्यादा। और एक आप जानते हैं, तो भैया बात है, बुरा मत मानना, जो सोचते ज्यादा वो करते कुछ नहीं है, और जब वो करने का मौका आता है तब तक चीजें जो हैं वो निकल गई होती हैं हाथ से। तो बात ये होती है कि जरूरत से ज्यादा भी किसी चीज पे सोचना नहीं चाहिए। तो ये जो है हैमलेट की जो he was is always brooding, वो हमेशा सोचता रहता, to be or not to be, that is the question। soliloquies उसकी 7 soliloquies हैं। हैमलेट जो है, मतलब हैमलेट को उसके फादर के घोस्ट ने आकर ये बता दिया कि भैया मुझको जो है मेरे को क्लॉडियस ने मारा है, मगर फिर भी हैमलेट ये सोच रहे हैं ये घोस्ट असली है या नहीं है, अब इस घोस्ट पे कैसे मैं यकीन करूं। उसके बाद जब अपनी मदर से बात कर रहा है तो बिना सोचे समझे जो है वो टेपेस्ट्री के ऊपर वार कर देता है। तो मतलब हैमलेट जो है, जो जहां एक्शन लेना, जहां पर उसको कदम उठाना चाहिए वहां नहीं उठाता। तो वो क्लॉडियस के गिल्ट को पकड़ने के लिए कौन सा जो है वो प्ले करवाता है, द मर्डर ऑफ गोंजागो या द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप था ना, द मर्डर ऑफ गोंजागो या द माउस ट्रैप, द मर्डर ऑफ गोंजागो या द माउस ट्रैप, प्ले विद इन प्ले है ये। अब अगर आप लोगों को ये देखें कि शेक्सपियर के प्ले विद इन प्ले, देखिए अगेन ज्ञान टाइम, प्ले विद इन प्ले या जो है शेक्सपियर के प्लेज में प्ले विद इन प्ले है। सबसे पहले माउस ट्रैप और मर्डर ऑफ गोंजागो, और उसके बाद पिरामस एंड थिस्बे मिडसमर नाइट्स में करवाया गया है। पिरामस एंड थिस्बे मिडसमर नाइट्स में जो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। उसके बाद लव लेबर लॉस्ट में 9 वर्दीज है, जो 9 वर्दीज प्ले जो है दिखाया गया है लव लेबर लॉस्ट में, जब प्रिंसेस को जो है खुश करने के लिए प्ले किया जाता है। टेमिंग ऑफ द श्रू प्ले विद इन अ प्ले है, वो तो है ही प्ले विद इन अ प्ले। और यहाँ पर ये प्ले विद इन प्लेज जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ प्ले विद इन प्लेज यूज करे गए हैं, तो सबसे हैमलेट में,
उसके बाद मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और लवली बर्ड लॉस्ट पे 9 वर्दीज है, और इसके अलावा जो है आपका उसमें टेमिंग ऑफ द श्रू में तो वो प्ले के अंदर प्ले ही है, टेमिंग ऑफ द श्रू. Who is the character known for his monologues in Othello expressing his distrust of women? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है, ये मैंने आंसर दे दिया था. हाँ, ये देखिए who is the, भाई एक ये देखिए कौन सा कैरेक्टर है जो अपने मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है ऑथलो में, और औरतों पे जो है एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन. जल्दी जल्दी जवाब दीजिए. तो जिसने ऑथलो को भड़काया, जो मोटिवलेस मेलाइनिटी लिए हुए हैं. भाई एक होते हैं ना कुछ लोग बिना बात के चिड़े बैठे रहते हैं, कोई हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा. भाई देखो बात ये है, वैसे अगर यागो को देखें तो यागो जो चिड़ा हुआ था वो ऑथलो से कि ऑथलो ने उसको साथ जो है, उसको लगता था ऑथलो ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया. तो जो ऑथलो को डेस्डेमोना के खिलाफ जिसने भड़काया वो कौन है? दैट इज यागो. और जिस पे वो होता है ना, कहते हैं ना कि जिस पे आप सबसे ज्यादा यकीन करो वही व्यक्ति आपको धोखा देता है. तो बहन यही है वो व्यक्ति, इयागो. दैट इज इयागो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the forest in Macbeth where Macduff and his army hide to attack Macbeth? भाई देखो आपको एक चीज पता होगी, बिरनाम वुड्स, डंसिनेन, इन्वर्नेस, कावडा. तो जब मकबेथ, ऐसा होता है ना हर चीज की एक कंडीशन बनती है. मकबेथ इतना एम्बिशियस नहीं होता अगर वो वियर्ड सिस्टर्स उसको ना मिलती. वियर्ड सिस्टर्स अगर उसके बारे में भविष्यवाणी ना करती कि तुम जो है आगे जाके राजा बनोगे मगर बच्चे बैंकों के बनेंगे, इस चक्कर में आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में उसने सारा वो कर लिया. लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ होनी होती है वो होकर ही रहती है. तो मकबेथ जो है उसके बारे में ये कहा था कि जब तक बिरनाम वुड खुद चलता हुआ नहीं आ जाएगा. तो बिरनाम वुड्स जो है जहां पर मैकडफ और उसकी आर्मी छिपते हैं, द आंसर इज ए, दैट्स बिरनाम वुड. Who is the Moorish general in Othello who is tragically manipulated by Iago? ऑथलो, कैसियो, डेस्डेमोना, इयागो. डेस्डेमोना तो जनरल थी नहीं भाई. ऑथलो में अगर हम ऑथलो को देखें तो ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है. वही जो आप लोगों ने शक वाला है वो देखा होगा, पिक्चर्स भी मूवीज भी देखी होंगी कि जिसमें जो है कि हस्बैंड जो है वो वैसे भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती भी है शक करने की. तो सेम इज़ द केस विद ऑथलो, क्योंकि ऑथलो को लगता है मैं तो एक मूर हूँ. डेस्डेमोना वेनेशियन ब्यूटी है और ऑथलो उससे उम्र में भी बड़ा था. उसके बाद उसके शक को फैन कर दिया जो है इयागो ने. तो जो मैनिपुलेट किया गया है वो कौन है? ऑथलो. बात ये होती है, देखो भैया बात ये है कि आपस में बैठ के आपसदारी में बात करके चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो ये ऐसी ही डोमेस्टिक ट्रेजेडीज जो हैं वो हो जाती हैं. और ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है. सेक्सुअल जेलसी जो है वो इसकी थीम है और ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है. और दैट द आंसर है इसका ऑथलो. Which play features the character Helena who pursues the love of Demetrius? तो ये है बहुत ही बढ़िया जो प्ले है, दैट इज इस जिसकी थीम है सेक्सुअल पजेसिवनेस, एंड दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसमें जो कैरेक्टर है वो मतलब जो मैजिकल कैरेक्टर्स जिसमें हैं, और इसमें पक है, ओबेरॉन है, टाइटेनिया है. तो ये जो है सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं. ठीक है जी. तो ये है मिडसमर नाइट्स ड्रीम. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द बैनिश्ड कजन ऑफ रोजालिंड इन एज यू लाइक इट. देखो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हु इज द कजन ऑफ रोजालिंड. हु इज बैनिश्ड नहीं, हु इज द कजन ऑफ रोजालिंड इन एज यू लाइक इट. देखिए एज यू लाइक इट जो प्ले है ये एक पेस्टोरल एलिजी है, ये आप सबको पता होगा. पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी नहीं, पेस्टोरल रोमांस है. पेस्टोरल एलिजी क्यों होती? ये एक पेस्टोरल रोमांस है. ठीक है जी. पढ़ा पढ़ा के वही चढ़ा हुआ है. पेस्टोरल रोमांस है. दूसरी जो ये इसमें उन्होंने मार्लो को, इसमें शेक्सपियर ने इसमें मार्लो को श्रद्धांजलि दी है. ठीक है. डेड शेफर्ड, इसमें डेड शेफर्ड जो है कहकर मार्लो को श्रद्धांजलि दी है.
इसमें उन्होंने, अब मार्लो को वो अपना मास्टर मानते थे, तो उन्होंने उनकी पोयम हीरो एंड लिएंडर से उनको श्रद्धांजलि दिया, हूएवर लव्ड नॉट लव्ड एट फर्स्ट साइट। अब इस में जो हीरोइन है रोजालिंड, वो बहुत ही पावरफुल और एक जिसे कहना चाहिए एक वुमेन स्टीरियोटाइप को तोड़ती हुई वुमेन दिखाई गई है। उसकी जो कजन है जो कि कंप्लीट स्टीरियोटिपिकल वुमेन है, वो है सीलिया, दैट इज सीलिया। व्हाट इज द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ मकबेथ? मकबेथ का ट्रैजिक फ्लॉ सबको पता है, वॉल्टिंग एम्बिशन। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस था, इतना ओवर एम्बिशियस ना होता तो शायद वो ट्रेजेडी नहीं होती, और नहीं होती तो स्कॉटिश प्ले को हम देखते कैसे? द आंसर इज ए, एम्बिशन। इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, मैं यहाँ ये बहुत ही बढ़िया लाइन्स हैं ब्रूटस, कैशियस, मार्क एंटनी या ऑक्टेवियस की। आपको याद होगा कि जब उसको सीजर को बार बार कहा जाता बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च, सीजर सुनता नहीं। अब सीजर भी बहुत ओवर जो है वो थे, सीजर सुनते हैं, सीजर खुद को सीजर करके बात करते थे, थर्ड पर्सन में वो बात किया करते थे। और वो होता है ना कि जब कोई इंसान के पास पावर होती है तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो यही सेम चीज जो है वो सीजर के साथ भी थी। अब ब्रूटस ने जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उनके बात में आकर मार तो दिया। अब उनको खुद पर ये यकीन था, वो कहता ना कि जो मास मेंटेलिटी होती है वो हर्ड मेंटेलिटी होती है, यानी कि बहुत जल्दी उनको जो है वो उनके दिमाग पर से चीज़ों को मिटाया हटाया और उनको भड़काया जा सकता है। तो भाई बात वही हुई कि ब्रूटस जो है वो पहले बोलने के लिए आया, उनको मना भी करा कि भाई पहले एंटनी को बोलने दो, कहता नहीं नहीं मेरे बोलने के बाद ऐसा प्रभाव रहेगा। अब एंटनी आते हैं, इसमें एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, वर्बल आयरनी यूज करी गई, वो लगातार बोलते रहते हैं कि मैं यहाँ पर सीजर को प्रेज करने नहीं आया हूँ, फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन, मार्क एंटनी कह रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ नोबल ब्रूटस करते रहते हैं। और आयरॉनिकली वो जो है ब्रूटस के एक्शंस को गलत जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये है इसमें मार्क एंटनी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज आंसर इज मार्क एंटनी। और इसका रिमोट कौन सा है टीवी का? वो स्लीप उस पे आ गया है वो। हाँ ये now the next question is, who is the queen of fairies in a midsummer night's dream? Who is the queen of fairies in a midsummer night's dream? midsummer night's dream में मैंने अभी आपको बताया था, ये एक वो प्ले है जिसमें सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हैं, और जो इसमें क्वीन ऑफ फेरीज है वो कौन है? देखिए, दैट इज टाइटेनिया। तो आंसर है टाइटेनिया। What is the name of the nobleman who becomes the target of Iago's scheme in Othello? देखो भैया, इयागो जो है ना खुद से काम नहीं करते हैं, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, और उसके लिए उन्हें सबसे बढ़िया सूटेबल जो व्यक्ति मिलता है, कौन है वो? दैट इज कैसियो। द आंसर इज ए। इन किंग लियर विच कैरेक्टर सेज हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड? लियर, कॉर्डिलिया, रीगन, गॉनरेल। भाई देखो, किंग लियर की गलती ये थी कि 80 ईयर्स के वो थे, मगर उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बिल्कुल भी नहीं थी, जो जिसे कहना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक सेल्फ इंपॉर्टेंस उन्होंने खुद को दे रखी थी। तो किंग लियर में जब उनकी बेटियां उनको अपने साथ रखने से मना कर देती है, बेसिकली ये उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए कहा है, गॉनरेल के लिए, कि हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ, कि एक सांप का डंक भी इतना खतरनाक नहीं होता जितना एक कृतघ्न बच्चे का होना। एंड ये लाइन किसकी है? किंग लियर की। ये किंग लियर की लाइन्स हैं। What is the name of the mischievous spirit who serves Oberon? जो mischievous spirit है उसका नाम क्या है? पक या रॉबिन गुड फेलो। और इसका नाम क्या है? दैट इज पक या रॉबिन गुड फेलो। Who is the villainous character who plots to marry? देखो भैया, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, इस क्वेश्चन में होना ये चाहिए था who is the villainous character who plots to cancel the wedding of hero in Much Ado About Nothing. Much Ado Nothing की अगर हम बात करें तो Much Ado Nothing जो है
मच अडो अबाउट नथिंग, छोटी सी बात का बतंगड़ बताना, ये भी एक तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आता है। और मच अडो अबाउट नथिंग में जो कैरेक्टर, जो हीरोइन है उसकी, वो इसमें प्लॉट एंड सब प्लॉट साथ में चले हैं। और हीरो जो है उसकी वन ऑफ द कैरेक्टर्स है, हीरोइन भी, आप इसको हीरोइन भी मान सकते हैं। और उसकी शादी जो है वो लियोनार्डो से ना हो पाए, वो कौन करता है? दैट इज डॉन पेड्रो का भाई डॉन जॉन, दैट इज डॉन जॉन। In Twelfth Night, who is in love with Cesario, not realizing that Cesario is actually Viola? देखो ट्वेल्थ नाइट में क्रॉस ड्रेसिंग है इसमें भी, तो इसमें जो प्यार करने लगती है वो लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर हम वो ले, नॉट रियलाइजिंग दैट सिजेरियो इज वायला। अब अगर आपको याद हो तो वायला जो है, जो जिस रूप में जाती है, वायला जो है ट्वेल्थ नाइट में, और देखिए वायला जो है वो ट्वेल्थ नाइट में ये इसमें क्रॉस ड्रेसिंग है। वायला जो है शिपरैक जब हो जाता है तो वो सिजेरियो के रूप में जाती है, उसके प्रेम में जो पड़ जाते हैं, जो जानते नहीं है भाई बहन की शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती है कि उसके प्रेम में पड़ जाती है ओलिविया, जिससे प्यार जो करते हैं ड्यूक ऑर्सिनो करते हैं। और उन्होंने, ओलिविया ने कसम खा रखी है कि वो अभी मॉर्निंग में है और वो किसी को भी किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो सिजेरियो को देखती है तो हेड ओवर हील्स जो है वो प्यार में पड़ जाती है, तो वो है दैट इज ओलिविया। What is the name of the play within a play in Midsummer? अभी मैंने आपको बताया था कि जो 9 वर्दीज वाला बताया था और टेमिंग ऑफ द श्रू बताया था, प्ले विद इन प्ले। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो प्ले विद इन प्ले है वो जिसका पिरामिस एंड थिस्बे करना चाह रहे हैं बॉटम और उसके साथी, दिखाना तो वो चाहते हैं ट्रेजेडी, मगर वो इतनी कॉमेडी बन जाती है कि लोग हंस हंस के दोहरे हो जाते हैं। तो पिरामिस एंड थिस्बे जो है वो उनके द्वारा प्ले किया जाता है। ये इस प्ले का सोर्स क्या है? ओविड का मेटामॉर्फोसिस, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, दैट इज पिरामिस एंड थिस्बे। ऑन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Who is the Duke of Athens in a Midsummer Night's Dream? Duke of Athens कौन है Midsummer Night's Dream में? तो Duke of Athens Midsummer Night's Dream में कौन है? Duke of Athens, that is Duke of Athens। ओबेरॉन तो परियों के राजा हैं, पक जो हैं वो जो है वो फेरी है, तो कौन वो? थीसियस, ड्यूक थीसियस। चलो आगे भी देख लेते हैं। इन हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर? हैमलेट की मदर जो कि बहुत ही सिंपल सी सीधी सादी सी नारी है, वो कौन है? दैट इज गर्ट्रूड। हैमलेट को कहा जाता है कि देखो हैमलेट पर भी एक बुक जो है वो लिखी गई है, ये मैं आप लोगों को बीच में ये बता भी रही हूं। देखिए अर्नेस्ट जोन्स ने लिखी है अ स्टडी ऑफ हैमलेट एंड इडीपस। ये एक वर्क है, अर्नेस्ट जोन्स का वर्क है ये, अ स्टडी ऑफ, अर्नेस्ट जोन्स का है अ स्टडी ऑफ हैमलेट एंड इडीपस। ये मॉडर्न एज में ये अर्नेस्ट जोन्स जो हैं ये सिगमंड फ्राइड के डिसिपल थे। तो उन्होंने जो है बताया था कि भाई हैमलेट वाज सफरिंग फ्रॉम इडीपस कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए उसकी जो एक जो उसके गुस्से का कारण था वो इडीपस कॉम्प्लेक्स भी था। और हैमलेट की मदर का नाम था गर्ट्रूड। Which play features the character Rosencrantz, a childhood friend? Rosencrantz and Guildenstern are dead। तो ये हैमलेट की बात करी जा रही है, हैमलेट का चाइल्डहुड फ्रेंड थे और रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। ये एक ड्रामा है, मॉडर्न ड्रामा है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, टॉम स्टॉपर्ड के द्वारा। दैट इज अ मॉडर्न ड्रामा बाय टॉम स्टॉपर्ड। हु इज द ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट? ड्यूक ऑफ मिलान कौन है? दैट इज जो सॉर्सरर थे जिन्हें उन्हीं के उससे निकाल दिया गया था, दैट वाज प्रोस्पिरो। What is the name of the character who disguises herself as a man to seek her banished father in As You Like It? जैसे मैंने आपको बताया क्रॉस ड्रेसिंग के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसवेस्टाइट। ट्रांसवेस्टाइट भी यूज करते हैं। और ये जो है एज ये क्रॉस ड्रेसिंग
एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो है गैनीमीड के रूप में अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलती है. द आंसर इज रोजालिंड. Who is the character known for his famous soliloquy that begins with "Now is the winter of our discontent" in Richard III? Richard III जो कि बहुत ही खतरनाक विलन्स में से एक है, तो वो है ये जो soliloquy है "Now is the winter of our discontent", ये रिचर्ड थर्ड की ही soliloquy है. Now I rest कि ये जो क्वेश्चंस थे मैंने करवाए हैं, साथ के साथ मैंने आपको 2-4 चीज़ें और भी बता दी हूँ, तो बुरा मत मानना. अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो जो है छोड़ देना, कोई बात नहीं. चलिए मिलती हूँ और जल्द ही. बाय बाय. और अब मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि अब आप लोग जो है तैयारी में एग्ज़ाम की दोबारा से जो है अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम की डेट जल्द ही देखने को मिलेगी.